वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो लाइव टेस्ट नंबर सेकंड रहेगी। कल हमारी एक क्लास हो चुकी थी, उसकी टाइमिंग थी हमारी 9:15 और अब ये जो भी आपकी क्लासेस रखी जाएगी वो आपकी 8:15 बजे की रखी जाएगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर सूचित कर दे कि दीपक सर की जो क्लासेस रहेगी वो 8:15 से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी आधे घंटे के समथिंग यहाँ पर क्लास रहेगी। तो आप सभी को याद रखिएगा, सभी स्टूडेंट है आपके जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पर वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास का बेनिफिट ले पाए। और साथ साथ जितने भी यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप बोल सकते हो कल एक कमेंट आया था कि सर जी सुपरवाइजर के या फिर जेट ICR BHU इनके ओल्ड पेपर सोल्व करवाइए। ठीक है, तो आज ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके जेट ICR WO या फिर FSO टाइप के जितनी भी एग्जाम्स है इन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस है और आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये आज का सेशन। ठीक है, तो इसलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले लगातार आप अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप या सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि मूल केंद्रक बीज पर कौन से रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, आप लाइव चैट यहाँ पर कर पा रहे होंगे तो साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है और ए बी ना देके हुए आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो जैसे कि सफेद कलर है। ठीक है, इस टाइप में दोगे तो इससे आपका बेनिफिट डबल एक्स्ट्रा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सफेद कलर लिखते हो, जैसे कि आधार बीज का सफेद होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सफेद लिखते हो तो आपको वो साथ साथ याद होता रहेगा, साथ साथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उससे याद रखिएगा, आपको दोबारा रिवाइज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसलिए आप लाइव टेस्ट को एंजॉय भी कर सकते हो और साथ साथ आप जवाब भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाले है वो है मूल केंद्रक बीज पर कौन से कलर का टैग लगा होता है। टैग जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से लेबल। क्या होता है? ये एक तरह से लेबल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो लेबल याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है मूल केंद्रक बीज, अर्थात आप बोल सकते हो न्यूक्लियर सीड। कौन सा है ये? न्यूक्लियर सीड है। अब आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर सीड है ये या फिर सबसे प्राइमरी क्वालिटी यही होती है। जो भी हम यहाँ पर बीज तैयार करते हैं उसकी प्राइमरी जो क्वालिटी होती है वो मूल केंद्रक बीज ही होती है, न्यूक्लियर सीड जिसे हम बोलते हैं। तो इस पे याद रखिएगा कोई टैग नहीं, सुनहरा, पीला, सफेद या नीला। और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011-21 में यहाँ पर पूछा गया है, WO 2018 और ACF 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ क्वेश्चंस को ताकि आपको याद होते रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि मूल केंद्रक बीज है, इस पर कौन से लेबल या फिर कौन सा कलर का टैग लगा होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? मूल केंद्रक बीज होता है। क्या होता है? मूल केंद्रक बीज होता है। श्रेणी आपको ध्यान रखनी है और अगर आपने श्रेणी याद रख ली तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे एक साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। मूल केंद्रक बीज होता है, इससे बाद में आता है प्रजनक बीज आता है, इसके बाद में आता है प्रजनक बीज और इसके बाद में आता है हमारा आधार बीज। आधार बीज को ही याद रखिएगा मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मदर सीड नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इंपॉर्टेंट है अर्थात किसानों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है प्रमाणित बीज। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं लेकिन हमारे जो इंडिया है वहां पर केवल 4 प्रकार के ही बीज को यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी हमारा जो एक एक्स्ट्रा है वो होता है पंजीकृत बीज, जिसका उत्पादन भारत में नहीं लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा बीज कौन सा है जो भारत में उत्पादन जिसका नहीं लिया जाता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, जो ये पंजीकृत होता है जिसे हम याद रखिएगा रजिस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड सीड बोलते हैं। ये भारत में उत्पादन इसका नहीं लिया जाता है, भारत में इसका उत्पादन नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे कि अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की ओर कि टैग कौन से कलर का होता है, तो मूल केंद्रक बीज पर याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी टैग नहीं होता है,
कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे प्रजनक बीज की, तो प्रजनक बीज पर याद रखिएगा गोल्डन येलो कलर का यहां पर टैग होता है। कौन सा होता है? सुनहरा पीला। जैसे यहां पर आप कलर देख पा रहे होंगे कि गोल्डन येलो या फिर आप बोल सकते हो सुनहरा पीला कलर है, वो टैग लगा होता है प्रजनक बीज, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं ब्रीडर सीड। नेक्स्ट सीड है फाउंडेशन सीड, जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस पर होता है व्हाइट कलर का टैग। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का टैग होता है। तो यहां पर व्हाइट कलर तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो बोर्ड है उसका कलर व्हाइट है, ठीक है। तो इसका होता है, याद रखिएगा, व्हाइट कलर होता है। कौन सा कलर होता है? याद रखिएगा, इसका व्हाइट कलर होता है, अर्थात सफेद कलर इसका होता है। कौन से का? फाउंडेशन सीड, या जिसे हम बोल देते हैं मदर सीड। अब अगर बात करते हैं प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, तो प्रमाणित बीज जो कि सर्टिफाइड सीड जिसे हम बोलते हैं, किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, अर्थात किसान कौन सा बीज बोता है, वो याद रखिएगा प्रमाणित बीज ही बोता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसानों के लिए लाभदायक या फिर किसान जो उत्पादन करता है वो बीज कौन सा होता है, तो वो याद रखिए प्रमाणित ही होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। और इस पर याद रखिएगा जो कलर का टैग लगा होता है वो होता है हमारे ब्लू कलर का, अर्थात नीले कलर का यहां पर इसके टैग लगा होता है। ध्यान रहेगा, याद रखिएगा, प्रमाणित बीज नीला है। दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए दोबारा, कि मूल केंद्रक बीज अर्थात न्यूक्लियस सीड में कोई भी टैग नहीं लगा होता है। प्रजनक बीज है जिसे हम बोल देते हैं ब्रीडर सीड, तो इसमें होता है गोल्डन येलो अर्थात सुनहरे पीले कलर का टैग होता है। आधार बीज की अगर बात करेंगे तो आधार बीज में याद रखिएगा अर्थात फाउंडेशन सीड जिसे हम मदर सीड भी बोलते हैं, इस पर जो टैग होता है वो होता है सफेद कलर का। अगर बात करेंगे प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज होता है, याद रखिएगा, सर्टिफाइड सीड जिसे हम बोलते हैं, किसानों के लिए उपयोगी जो होता है, तो इस पर जो टैग होता है अर्थात जो लेबल लगा होता है वो होता है ब्लू या नीले कलर का टैग लगा होता है। और एक और की यहां पर हमने बात की थी पंजीकृत सीड अर्थात रजिस्टर्ड सीड, जिसका उत्पादन भारत में नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पर जो लेबल लगा होता है, टैग लगा होता है, ये होता है, याद रखिए, बैंगनी कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? याद रखिएगा, बैंगनी अर्थात पर्पल कलर का इस पर टैग लगा होता है। ध्यान आपको सभी रखने हैं, लेकिन इसका उत्पादन भारत में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पर यहां पर चलेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट? ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ग्रो आउट टेस्ट है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आपकी डब्ल्यू एग्जाम हुई, टीए अर्थात टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके अलावा जेट है, सुपरवाइजर है, ये क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट पर याद रखे या फिर स्टार क्वेश्चन लगा ले। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, डोकेज, रोगिंग, वास्तविक मान या आनुवंशिक शुद्धता। तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा इनकी संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं कि डोकेज होता क्या है। तो याद रखिएगा, बीजों के साथ जो भौतिक अशुद्धता होती है, बीजों के साथ जो, जैसे कि कोई मान लीजिए कंकड़ पत्थर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीजों के साथ भौतिक अशुद्धता। और भौतिक अशुद्धता अगर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसी को ही हम बोलते हैं डोकेज, अर्थात बीजों के साथ मिली हुई भौतिक अशुद्धता ही डोकेज कहलाती है। भौतिक अशुद्धता का अगर एग्जाम्पल बात करेंगे, जैसे कि कोई कंकड़ पत्थर आ गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है? भौतिक अशुद्धता के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रोगिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो रोगिंग होती है, याद रखिएगा, कि बीजों के शुद्धता के लिए, बीजों की शुद्धता के लिए क्या करते हैं? याद रखिएगा, उनमें से अवांछनीय पदार्थों या फिर अवांछनीय पौधों को हम हटा देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, रोगिंग। रोगिंग क्रिया क्या होती है कि बीजों की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अवांछनीय पौधों को हटाना या फिर अवांछनीय किस्मों के पौधों को हटाना ही रोगिंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर रहेगा?
अगर बात करेंगे वास्तविक मान, जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, रियल वैल्यू, इंग्लिश में बोल देते हैं रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू में याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, शुद्धता प्रतिशत मल्टीप्लाई अंकुरण प्रतिशत बटा 100। इसको याद रखिएगा कि प्योरिटी परसेंटेज, क्वेश्चन पूछा गया है ये, जर्मिनेशन परसेंटेज को यहां पर डिवाइड बाय कर देते हैं हम 100 से। तो ये जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये किसका होता है, ये हमारे रियल वैल्यू का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे रियल वैल्यू का। याद रहेगा कि वास्तविक मान कैसे निकाला जा सकता है, एक नॉर्मल बेसिक यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप में भी पूछा जा सकता है। वैसे सिंपल है इक्वेशन तो यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्योरिटी परसेंटेज का जब मल्टीप्लाई हम करते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करते हैं, तब हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है वास्तविक मान। तो अब हम बात करेंगे आनुवंशिक शुद्धता, अर्थात हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यही तो पूछ रहा है कि ग्रो आउट टेस्ट है, ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, किसके टेस्ट के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये किया जाता है आनुवंशिक शुद्धता के लिए। किसके लिए किया जाता है, आनुवंशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। क्लियर। चारों पॉइंट यहाँ पर एक और बार रिवाइज करूंगा कि डोकेज क्या होता है, बीजों के साथ मिली हुई भौतिक अशुद्धता ही डोकेज कहलाती है। रियल वैल्यू क्या होती है, प्योरिटी परसेंटेज का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, तो जो मान आता है उसी को हम बोलते हैं वास्तविक मान। रोगिंग क्या होती है, तो रोगिंग होती है बीजों के साथ मिली हुई अवांछनीय पौधों को निकालना ही रोगिंग कहलाता है। ठीक है। और आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर पूछा गया है कि संकुल मक्का के बीज उत्पादन के लिए आधार व प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो, याद रखिएगा, ये कितनी बार रिवाइज है, 2011 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, और जेट 2022 जो कि रिसेंटली एग्जाम हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि आधार और प्रमाणित बीज। ठीक है। यहां पर पूछा गया है, आपको हाईलाइट क्या करना है यहाँ पर कि संकुल मक्का के लिए पूछा गया है, एक तो आधार बीज की, एक प्रमाणित बीज की। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स टाइप में लिख सकते हो कि याद रखिएगा कि जो प्रमाणित बीज है और आधार बीज है, तो इनमें से आपको वैसे तो पता होगा कि प्रमाणित बीज ज्यादा शुद्ध होता है या फिर आधार बीज होता है। प्रमाणित ज्यादा शुद्ध होता है या फिर आधार बीज ज्यादा शुद्ध होता है। तो याद रखिएगा, आधार ज्यादा शुद्ध होता है। किससे, प्रमाणित से। प्रमाणित क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो ज्यादा शुद्ध होता है वो आधार होता है। अर्थात अगर कोई चीज शुद्ध ज्यादा है तो उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो ज्यादा रखी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा कि प्रमाणित की शुद्धता क्या होती है, कम होती है, अर्थात इसकी क्या होती है, जो डिस्टेंस रखी जाती है पौधे से पौधे की वो कम रखी जाती है, बजाय आधार बीज के। आधार बीज में क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें जो शुद्धता होती है वो हाई क्वालिटी में होती है। अर्थात मान लीजिए कोई शुद्धता अगर ज्यादा रखनी है तो पौधे से पौधे की दूरी भी हमें क्या रखनी होगी, ज्यादा हमें रखनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है संकुल मक्का। आप ध्यान रखिएगा, एक होता है संकुल मक्का। एक और पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि एक होता है संकुल मक्का, एक होता है यहां पर हमारा संकर मक्का। तो याद रखिएगा उसी आधार पर, जैसे कि संकुल मक्का याद रखिएगा कम शुद्ध होता है, संकुल मक्का कम शुद्ध होता है। जो हाइब्रिड होता है अर्थात जो संकर यहाँ पर हमारा मक्का होता है वो ज्यादा प्योर होता है, ज्यादा शुद्ध होता है। तो यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अर्थात मान लीजिए कोई सीड अगर कम शुद्ध है तो उसमें क्या होगी, कम दूरी रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए हम संकुल मक्का की दूरी हम 200 ले रहे हैं, तो 200 मीटर अगर हम ले रहे हैं तो याद रखिएगा जहां पर संकर मक्का आ गया ना, तो संकर मक्का में हमें 300 मीटर लेनी होगी, अर्थात दूरी यहाँ पर बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुद्धता बढ़ गई है। प्रमाणित की शुद्धता कम थी, आधार की शुद्धता ज्यादा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, याद रखिएगा संकुल मक्का, तो इसकी जो प्रमाणित बीज है इसकी जो दूरी होती है याद रखिएगा ये होती है 200 मीटर, और संकर मक्का है इसकी जो प्रमाणित बीज की दूरी है वो होती है हमारे
300 मीटर। और यहां पर जो आधार बीज है याद रखिएगा, इसकी रखी जाती है 200 400 आपको ध्यान रखना है, और 300 600 आपको ध्यान रखना है। कुछ समझ आया? अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो प्रमाणित बीज है इसमें दूरी क्या होती है, आधार के बजाय कम रखते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 200 यहां पर रख रहे हैं, 300 मीटर यहां पर हम रख रहे हैं। आधार क्या होता है, ज्यादा शुद्ध होता है, इसलिए हमने दूरी ज्यादा रखी। और जो आधार होता है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 200 से 400, अर्थात प्रमाणित बीज और आधार में यहां पर डबल डिस्टेंस का यहां पर अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर यह रहेगा कि अगर आपको पूछ लिया जाए संकुल मक्का, तो संकुल मक्का की डिस्टेंस है 200 से 400 मीटर, और संकर मक्का है इसके लिए प्रमाणित की है 300 मीटर, और आधार बीज के लिए है 600 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि संकुल मक्का के बीज उत्पादन के लिए आधार व प्रमाणित बीज की पृथक्करण जो दूरी है, आइसोलेशन डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं, तो ये कितनी रखी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर आपको संकर मक्का, तो संकर मक्का की जो डिस्टेंस है याद रखिएगा, वो है यहाँ पर सी ऑप्शन। ये है संकुल मक्का की और ये है संकर मक्का की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आप पढ़ते आए होंगे आज तक, कि आलू की सुसुप्तावस्था अर्थात जिसे हम बोल देते हैं डोरमेंसी, तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख सकते हो और जल्दी से यहाँ पर जवाब दे सकते हो। आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको जेट 2003 और एएस अर्थात एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आलू की जो डोरमेंसी है, इसको ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिक अम्ल, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, थायोयूरिया या फिर इंडोल एसिटिक एसिड, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आलू की जो डोरमेंसी है, सुसुप्तावस्था है, ये तोड़ी जाती है थायोयूरिया से। और इसके भी याद रखिएगा जो सॉल्यूशन होता है, अर्थात आलू के 1% घोल से, किससे, 1% जो आलू का घोल होता है, अर्थात थायोयूरिया का 1% जो घोल होता है, इसका प्रयोग याद रखिएगा आलू की सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो रहेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा, आपको एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर बाई चांस अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप ऐसे बताइए कि कोई बीज है, उसकी अगर डोरमेंसी लग रही है, अर्थात सुसुप्तावस्था में कोई बीज पड़ा हुआ है, और अगर कोई हार्मोन का अगर आपको प्रयोग करना है, याद रखिएगा कि कोई अगर हार्मोन के द्वारा अगर आपको डोरमेंसी ब्रेक करनी है, तो किस हार्मोन का प्रयोग करोगे। तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन का नहीं करेंगे, बल्कि हम जिब्रेलिक अम्ल का करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करेंगे साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का नहीं करके हम किसका प्रयोग करेंगे, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अगर हार्मोन अगर आपको पूछ लिया जाता है, तो हार्मोन तो याद रखिएगा जिब्रेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, और जिसे दूसरी टाइप में हम बोल देते हैं GA3। इसको डिनोट किससे करते हैं, याद रखिएगा, ये GA3 से डिनोट करते हैं। और जिब्रेलिक अम्ल अगर हार्मोन में पूछा जाता है, तो जिब्रेलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर आपको रसायन पूछा जाता है आलू के तौर पर, तो याद रखिएगा आलू में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए थायोयूरिया का 1% सॉल्यूशन है, उसको काम में लिया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एमाइड उर्वरक है, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर दोगे, लेकिन आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि निम्न में से एमाइड उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है यूरिया, कैल्शियम, साइनेमाइड, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपको जेट 2014 में पूछा गया है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर दूंगा। एमाइड उर्वरक यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एमाइड होता क्या है। तो याद रखिएगा NH2 जो बॉन्ड लगा होता है,
ये जो NH2 बॉन्ड अगर जिसके लग जाता है वो क्या होता है, याद रखिए एमाइड होता है। ये क्या है, एमाइड है। अर्थात आपको यहाँ पर पहचान करनी है कि जो NH2 बॉन्ड है ये किस में आता है। वैसे यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें तो कैल्शियम साइनेमाइड, अर्थात इसमें तो आ रहा है, इसमें तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। अगर कॉमन सेंस की बात है, कैल्शियम साइनेमाइड, अर्थात इसमें तो एमाइड आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको पहचान करनी है यूरिया में आता है या फिर नहीं आता है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला। तो चलिए बताइए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें NH2 बॉन्ड आता है या फिर नहीं आता है, दो आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो CONH2NH2, तो यहां पर ये जो बॉन्ड लगा है ना, ध्यान रखना, ये जो यहां पर बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो यहां पर बॉन्ड लगा हुआ है CO से अटैच करके, जैसे ये है और यहां पर ये है, तो ये ही क्या है, एमाइड बॉन्ड है। क्या है ये, एमाइड बंद है या फिर बॉन्ड जिसे आप बोल सकते हो। क्या, बॉन्ड जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अर्थात यूरिया में भी क्या है, एमाइड बॉन्ड यहां पर जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों। अर्थात कैल्शियम साइनेमाइड में बिल्कुल है और यूरिया में भी है। अर्थात इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, साथ साथ लाइक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पर कमेंट आता है कि सर जी हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो नोटिफिकेशन जब ये नहीं आता है, आप सब्सक्राइबर करके छोड़ दोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन जब आएगा जब सब्सक्राइबर के जस्ट पास में, याद रखिए, एक बेल आइकन आ रहा होगा, वहां पर आपको ऑल पर सिलेक्ट करना है। किस पर, ऑल पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा रहेगा, एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट में जो सल्फर की मात्रा है या गंधक जिसे बोल देता है, याद रखना यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जिसे पता नहीं होता है कि सल्फर को ही गंधक बोला जाता है, तो यहां पर वो एग्जामिनर लिख देता है कि गंधक की कितनी परसेंट मात्रा यहां पर पाई जाती है एसएसपी में अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट में। तो ऑप्शन हमारा 12.5%, 16%, 19.5% या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन याद रखिए लगातार आपको एग्जाम में पूछा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। जेट 2017 में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में, टेक्निकल असिस्टेंट 2013 में और WRO 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपको सिंगल सुपर फास्फेट से संबंधित या तो आपको पूछ लिया जाता है सल्फर कितना होता है, या आपको पूछ लिया जाता है फास्फोरस कितना होता है, या फिर आपको पूछ लिया जाता है इसमें कैल्शियम कितना होता है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप बता सकते हो सल्फर या गंधक की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर अगर बात की जाए सिंगल सुपर फास्फेट की, तो इसमें जो सल्फर होता है वो होता है 12.5%। अर्थात इसका तो राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी है, इनको भी हमें क्लियर करना जरूरी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 16% इसमें क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात फास्फोरस की इसमें मात्रा है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें याद रखिएगा कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है। और कैल्शियम इसमें कितना होता है, वो होता है 19.5% होती है। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है 12% अर्थात 12.5%, फास्फोरस होता है 16% और जो कैल्शियम होता है वो होता है 19.5%। ध्यान रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हमने लिख दिया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट में दिक्कत आती है कि टाइम जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को रिवाइज आप कर सकते हो और कभी भी आप जो ये क्लास है इसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न का सही मिलान कीजिए। ये मिलान वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको याद हो रहे हैं तो वो बिल्कुल बेटर है और वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये सबसे पहले है ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हरित लवक के लिए किसकी होती है? ऊर्जा मुद्रा या फिर जीवन की चाबी जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा पोषक तत्व है? और रंध्रों के खुलने व बंद होने में कौन सा पोषक तत्व है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 जेट में 2010 और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ये तो बहुत कम है, ये रंध्रों के लिए बहुत बार पूछा गया है, हरित लवक के लिए बहुत बार पूछा गया है और ऑक्सीजन के लिए भी बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और बार बार ये क्वेश्चंस आपको पूछे आते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्टार लगा सकते हो और याद रखिएगा आपको पहले ही बताया था हर एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर ले और रेगुलर यहाँ पर क्लासेस पे आपकी एग्रीकल्चर में कोई सा भी पोर्शन आपका वीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑक्सीजन के संश्लेषण की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए यहाँ पर याद रखिएगा जिंक या जस्ते की आवश्यकता होती है। जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता याद रखिएगा ऑक्सीजन के संश्लेषण में यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर हरित लवक की, तो हरित लवक की अगर बात करेंगे याद रखिएगा तो हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का जो महत्वपूर्ण घटक होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित लवक का जो महत्वपूर्ण घटक है या फिर हरित लवक क्लोरोफिल बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा मुद्रा या फिर जिसे हम बोल देते हैं जीवन की चाबी किसे कहते हैं, किस पोषक तत्व को कहा जाता है, तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस है। और अगर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि रंध्रों के खुलने, स्टोमेटा के खुलने व बंद करने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है पोटेशियम निभाता है। कौन सा निभाता है? पोटेशियम निभाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मिलान कीजिए कि ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए जिंक अर्थात सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड है हरित लवक के लिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे जैसे कि हमारा ऊर्जा मुद्रा या जीवन की चाबी के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? फास्फोरस है, तो इसका मिलान बिल्कुल इस पे हो जाएगा। और रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट छपा हुआ मिल सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि मध्य सिरा हरितमाहीनता किसकी कमी से होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि मध्य सिरा हरितमाहीनता किसकी कमी से होती है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा आपको जेट, डब्ल्यू और एसीएफ जैसी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसकी महत्वपूर्णता तो आप खुद ही समझ सकते हो, इसका रोल आप खुद ही समझ सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ भी हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपका टाइम कम से कम जाए और आपको क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपका हो पाए। ठीक है, पहले यहाँ पर बात करेंगे कि याद रखिएगा आपको कई बार पूछा जाता है कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो होता है याद रखिए नाइट्रोजन। कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन। कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो होता है कैल्शियम। ठीक है, कोशिका भित्ति को बनाने के लिए कैल्शियम होता है। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, हाईलाइट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? अति सूक्ष्म या फिर जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सा है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा पोषक तत्व है, तो वो होता है मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम तो आप सभी को पता होगा, एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है मोलिब्डेनम से कि विप्टेल किस में होता है? फूलगोभी में होता है, किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। आया कुछ याद? लगातार क्वेश्चन है, सभी को आता है वो तो उसी से ध्यान रखना है कि ये जो मोलिब्डेनम है जिससे विप्टेल रोग होता है वो क्या होता है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व है अर्थात अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कई बार एग्जामिनर हिंदी में इंग्लिश को ही लिख देता है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो वो होता है याद रखिएगा मोलिब्डेनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट बात की थी कि मैग्नीशियम है ये हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल के निर्माण के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है मेन वो तो ये है कि मध्य सिरा हरितहीनता कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है, तो बिल्कुल बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन अर्थात मैग्नीशियम की कमी से ही क्या होता है, मध्य सिरा हरितहीनता यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जेट है, डब्ल्यू है और एसीएफ जैसी एग्जाम्स में अगर पूछा गया है तो सभी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से असम्मिलित कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ हमारा कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हमारा कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि असम्मिलित कौन सा है, तो वैसे यहाँ पर याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो है अनार से संबंधित। किससे है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर ले कि ये क्वेश्चन है वो अनार से संबंधित है। तो अनार का जो वानस्पतिक नाम है अर्थात बोटेनिकल नेम है वो तो क्या होता है, पुनिका ग्रैंटम होता है। अगर बात करते हैं इसकी फैमिली तो वो क्या होती है, क्या ये सही है, यहाँ पर देखना है गलत कौन सा है। तो इसकी अगर फैमिली है, अगर कुल है, क्या वो लिथरेसी होता है, क्या अनार का कुल लिथरेसी होता है। जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते रहना है। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। और रोपण दूरी है अर्थात जो प्लांटेशन की अर्थात एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो डिस्टेंस रखी जाती है अनार में, पोमग्रेनेट में, वो कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 5 × 5 अर्थात 5 मीटर की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे तक हम रखते हैं। क्या ये बात सही है, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा कि कौन सा रॉन्ग है। और इसकी जो फैमिली है, इसका कुल है वो लिथरेसी होता है या फिर पुनिकेसी होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पुनिकेसी है, लेकिन क्या लिथरेसी है या फिर नहीं है, यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो होता है कोई नहीं अर्थात सभी है वो राइट है। अर्थात इसका जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम होता है, ये होता है पुनिका ग्रैंटम। इसकी जो कुल होता है, फैमिली होती है, वो होती है लिथरेसी। और इसकी जो रोपण दूरी होती है वो होती है 5 से 5 मीटर की दूरी। कितनी होती है, याद रखिएगा 5 से 5 मीटर की दूरी। अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अर्थात कोई भी असम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंच गेंदा का बॉटनिकल नेम क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हम लगभग यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, इसके बारे में यहाँ पर हम संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी लेंगे, क्योंकि जो गेंदा है, मैरीगोल्ड है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात गेंदे से संबंधित आपको एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है। और यहाँ पर पूछा गया कि फ्रेंच गेंदा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिएगा फ्रेंच एक होता है, याद रखिए अफ्रीकन गेंदा, एक होता है फ्रेंच गेंदा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं कि जो हमारा जो फ्रेंच गेंदा है या फिर अफ्रीकन गेंदा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो कि जो फ्रेंच गेंदा होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 48 होती है, अर्थात ये चतुर्गुणित होता है। लेकिन जो हम सामान्य तौर पर जिसे हम देखते हैं वो होता है हमारा अफ्रीकन गेंदा। ठीक है, जो कि द्विगुणित होता है और उसमें 2n बराबर 24 गुणसूत्रों की यहाँ पर संख्या होती है। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वो रहेगा, सॉरी, इसके साथ साथ आप कुल देख सकते हो एस्ट्रेसी है। अगर बात करते हैं इसकी ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो वो होता है मेक्सिको। और अगर बात करते हैं गेंदे का जो प्रवर्धन होता है, अर्थात पौधे नए लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीजों का प्रयोग करते हैं। जो मैरीगोल्ड है इसके बीजों का हम प्रयोग करते हैं। और अगर बात करते हैं इसकी बीज दर कितनी होती है, तो वो होती है हमारे 1.5 किलो पर हेक्टेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गेंदा है इसकी सीड रेट क्या होती है, बीज दर क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 1.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि फ्रेंच गेंदा है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अर्थात अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो ये क्या है, अफ्रीकन गेंदा है। जो फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, याद रखिएगा अफ्रीकन गेंदा है।
अफ्रीकन गेंदा है जिसे हम बोलते हैं टैगेटस इरेक्टा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंच गेंदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टैगेटस पेटुला, जो होता है याद रखिएगा चतुर्गुणित, और इसमें 2n बराबर होते हैं 48। जो अफ्रीकन गेंदा होता है इसमें होता है 24, क्योंकि ये द्विगुणित होता है। तो ये होता है हमारा फ्रेंच गेंदा। ये होता है हमारा, याद रखिएगा, ये होता है द्विगुणित। गुणसूत्रों की संख्या से ही आपको आइडिया लग रहा है कि ये होता है द्विगुणित। लेकिन अगर बात करेंगे हम यहाँ पर फ्रेंच गेंदा, तो ये क्या होता है, चतुर्गुणित होता है। क्या होता है, चतुर्गुणित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करेंगे इसका कुल क्या होता है, गेंदे का कुल क्या होता है, मैरीगोल्ड का कुल क्या होता है, तो एस्ट्रेसी होता है। उत्पत्ति क्या होती है, मैक्सिको होती है। और इसके साथ साथ अगर आपको पूछा जाए प्रवर्धन अर्थात प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, तो मैरीगोल्ड गेंदे का जो प्रवर्धन है वो किया जाता है बीज के द्वारा। और इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 1.5 kg पर हेक्टेयर। क्या होती है, 1.5 kg पर हेक्टेयर। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अर्थात आपको जो गेंदे से संबंधित क्वेश्चन है वो सुपरवाइजर में भी पूछे जाते हैं और डब्ल्यू में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चनों की संख्या है वो बहुत जल्द बढ़ा दी जाएगी, और साथ साथ लाइव सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। लगभग हमारे 1 घंटे की यहाँ पर सेशन रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंटों को क्लासेस शेयर कर सकते हो, ताकि जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छात्र हैं वो सभी इन क्लासेस का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन में लगे रहिए। बहुत जल्द आपकी जो वैकेंसी है सुपरवाइजर की वो भी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।